हाँ, एक बार कमेंट करके बता दो आवाज क्लियर आ रही है क्या? विकास कुमार मीणा। हाय सर। हाय भाई। जय सिंह, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग भाई। राजा एडिटर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। सारे जुड़ जाओ एक बार, जल्दी जल्दी, फिर क्लास शुरू करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फिर क्लास शुरू करते हैं। एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है, आ रही है। ललित कुमार। तो चलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो चलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सभी जुड़ गए होंगे। निर्मल शर्मा। हाय। हाय भाई। गंगानगर से राम राम। राम राम भाई। क्लास शुरू करा तो। चलो तो पहला थोड़ो सो इंट्रोडक्शन दे दिया। दिल्ली 9 बजे, दिल्ली 9 बजे अपनी शिक्षण अभिरुचि की क्लास अपन शुरू कर रहे हैं। और आज अपना पहला दिन है शिक्षण अभिरुचि का। ये अपने जो बीएसटीसी एग्जाम होगा, जिसके अभी 10 तारीख से, यानी कि 10 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे, उसके लिए अपन ये डेली क्लास करेंगे। यानी कि सुबह आप 9 बजे तैयार रहना। आज ये अपनी पहली क्लास थी, इसलिए लगता है थोड़े कम बच्चे जुड़े हैं। तो क्लास शुरू कर दें क्या? स्टार्ट करो सर जी। प्रजापति करा। महेंद्र ठाकर गंगानगर से राम राम। राम राम भाई। भूपेंद्र कुमार। ओके सर जी, चलो शुरू करा। शुरू करने पहला अपन देखांगा, अपन देखेंगे शुरू करने से पहले शिक्षण अभिरुचि के बारे में। यानी कि जो अपना बीएसटीसी का एग्जाम होगा वो आपको शायद पता ही होगा। अगर नहीं पता तो कल वाली वीडियो में जाके देख लेना कि अपना जो एग्जाम है वो कितने नंबर का होगा, कितने अंक का होगा। वो होगा दोस्तों 200 अंक का। 200 क्वेश्चन का होगा। क्वेश्चन कितने होंगे? 200। और अंक कितने होंगे? अंक होंगे दोस्तों 600। 600 नंबर होंगे, यानी कि नंबर कितने होंगे? 600। और क्वेश्चन कितने होंगे? क्वेश्चन होंगे 200, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। अब अपनी शिक्षण अभिरुचि की बात करें तो शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन, यानी कि 1/4 पार्ट कवर करेगी। 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। कितने? 150 नंबर के। तो एक काफी बड़ा योगदान रखने वाली है शिक्षण अभिरुचि। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़े से कमेंट देख लूं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया। दिल्ली 9 बजे अपनी क्लास रहेगी। दिल्ली 9 बजे अपनी क्लास रहेगी। चलो दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आपके विचार में शिक्षा क्या है? आपके विचार में शिक्षा क्या है? एक नंबर ऑप्शन है एक राष्ट्रीय कर्तव्य। 2 नंबर ऑप्शन क्या है? 2 नंबर ऑप्शन क्या है? समाज सुधार का साधन एवं माध्यम। 3 नंबर ऑप्शन साक्षर बनाने का साधन। और 4 नंबर ऑप्शन मानव का संस्कार रूपी आवरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए, फिर मैं बताऊंगा। गौरी शंकर, युवा क्रांति, गोलखपुर वाला। भूपेंद्र जाटव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विनीता डी, विनीता डी। सही बताइए, सोच के बताइए। ये केवल कॉमन सेंस का ही, अगर ये सब्जेक्ट आप शिक्षण अभिरुचि को लेके चले तो एक कॉमन सेंस का, अच्छी कॉमन सेंस है जिसकी, तो वो आराम से कर सकता है। तो आपके विचार में शिक्षा क्या है? तो शिक्षा है दोस्तों
ये बाकी तो है ही, उसके अलावा इसका सटीक आंसर कौन सा होगा? तो इसका सटीक आंसर होगा 2 नंबर, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम। अब आप कहेंगे कि शिक्षा कैसे समाज सुधार का साधन और माध्यम हो सकता है? तो दोस्तों शिक्षा समाज सुधार का एक सही रूप से माध्यम है, एक सही रूप से साधन है। कैसे? मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप बहुत से रिच हो या आप बहुत गरीब हो, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन समाज आपकी बात नहीं सुनेगा। वहीं पर आप अगर पढ़े लिखे हो, अगर आप फैक्ट से पॉइंट से बातें करते हो, आप एक समाज के भलाई की बात करते हो और आपकी अच्छी पढ़ाई की हो और आप एक अच्छे वक्ता हो, तो समाज आपकी बात सुनेगा और धीरे धीरे आपकी विचारधारा है वो एक समाज से पूरे देश में फैल जाएगी। इसके अच्छे उदाहरण की बात करें तो इसका अच्छा उदाहरण है भीमराव अंबेडकर जी। यानी कि उनके पास ये नहीं कि भीमराव अंबेडकर बहुत पैसे वाले थे या कोई और थे, कोई उनका बहुत बड़ा बैकग्राउंड था, कुछ बैकग्राउंड नहीं था भीमराव अंबेडकर जी का, लेकिन उन्होंने शिक्षा के माध्यम से आज देख लीजिए अपने भारतीय समाज में कितना बड़ा सुधार ले आए हैं केवल शिक्षा के माध्यम से। केवल एक नागरिक उठा था भारत का, भीमराव अंबेडकर जी, और उन्होंने भारत का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। यानी कि पहले महिलाओं को दबाते थे, दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उन्हें दबाते थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर पढ़ा और आज पूरे देश का नक्शा बदल गया है, पूरे देश की स्थिति बदल गई है। क्लियर? तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपके। सुप्रभात सर जी, के सुप्रभात भाई। राहुल, जय श्री राम, जय श्री राम भाई। विनीता, थोड़ा फास्ट पढ़ाओ। फास्ट पढ़ा देंगे, लेकिन ये थोड़ी सी पहली क्लास है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ था और धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, ये पहली क्लास है। तो कल से यानी कि अभी से थोड़ा फास्ट पढ़ाना शुरू कर देंगे, लेकिन कल से आपको बातें वगैरह बहुत कम सुनने को मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को बताना पड़ता है कि डेली 9 बजे अपनी क्लास होगी, डेली 9 बजे अपनी क्लास होगी सुबह सुबह। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग हनुमानगढ़ से, गुड मॉर्निंग भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, अच्छा, या पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करोगे? पहला, 1 मिनट, कक्षा में पढ़ा रही है। क्लियर? यानी कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हो या पढ़ा रही हो, उस समय आपको आचार्य जी बुलाते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? इसका ऑप्शन 1 देखते हैं। एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगी। ऑप्शन 2 है स्पष्ट मना कर देंगी, तुरंत उनके पास चल देंगी, या चौथा है घंटा समाप्त के बाद आप स्वतः ही चली जाएंगी, या घंटा समाप्त होने के बाद, घंटे समाप्ति होने के बाद आप चली जाएगी। इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? श्री भगवान चौहान, 9 AM। हाँ भाई, 9 AM। राहुल, सर RISF की भर्ती कब आएगी? तो भाई RISF की भर्ती जल्दी आने वाली है। जिस भाई बहन का CET अगर क्लियर नहीं हो रहा है या CET नहीं दिया, तो RISF उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लगभग 2000 पदों पे RISF की भर्ती अपने को देखने को मिलेगी। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर और आचार्य जी को भेज देंगी। यानी कि आप पढ़ा रहे हो कक्षा में या पढ़ा रही हो, तो आप बीच कक्षा, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके डिस्कस चल रही है या टॉपिक चल रहा है, और आप बीच क्लास में से तो जा नहीं सकते, क्योंकि वो अगर आप बीच क्लास में से चले गए तो वो टॉपिक वहीं छूट जाएगा और बच्चों को आधा समझ में आएगा। तो अगर आप आचार्य जी को मना भी नहीं कर सकते, मान लीजिए कि आप सीधा नहीं कह सकते कि मैं नहीं आऊँगी, स्पष्ट मना कर देंगे, इससे अच्छा है आप किसी पर्ची या स्लिप पर लिखिए, कह दे कि आचार्य जी थोड़ी क्लास में व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, तो क्लास समाप्त होने के बाद मैं आपसे मिलने आऊँगी। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
लेकिन RISF में डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाले भी फॉर्म भरेंगे, ये तो भरेंगे सही भाई, कंपटीशन तो होगा, कंपटीशन तो हर फील्ड में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, केवल एक शिक्षक वाले स्कूल में सबसे कठिनाइयां, यानी कि केवल एक शिक्षक वाले स्कूलों में सबसे कठिनाइयों की बात तब पैदा होती है, यानी कि किसी स्कूल में एक ही शिक्षक है और उस स्कूल में सबसे अधिक कठिनाई उस टाइम पैदा होगी। ऑप्शन देखते हैं, जब शिक्षक विद्यार्थियों की पसंद का न हो, अच्छा, जब शिक्षक लंबी छुट्टी पर चला जाए, और 3 नंबर ऑप्शन क्या है, जब विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए, और 4 नंबर ऑप्शन क्या है, जब स्कूल का समय विद्यार्थियों के अनुकूल न हो। मान लीजिए आपके स्कूल में एक ही शिक्षक है, आपके गांव के स्कूल में एक ही शिक्षक है, एक ही अध्यापक है, तो उस समय सबसे बड़ी कठिनाई कौन सी होगी, सबसे बड़ी कठिनाई कौन सी होगी बताइए। श्री भगवान चौहान ए, पूजा बिश्नोई बी, ओनली फन 3, सतवीर 9 से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, सुबह 9 बजे अपनी डेली क्लास होगी। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि आपके विद्यालय में एक ही शिक्षक है, तो सबसे अधिक कठिनाई वाला क्या होगा, क्या कठिनाई होगी, तो इसका राइट आंसर होगा जब शिक्षक लंबी छुट्टी पर चला जाए। मान लीजिए कि विद्यालय में एक ही शिक्षक है, एक ही अध्यापक है, और वो भी लंबी छुट्टी पर चला गया, तब विद्यालय पूरा खाली, कोई विद्यालय को संभालने वाला नहीं, कोई बच्चों को पढ़ाने वाला नहीं, तो उस स्थिति में सबसे अधिक कठिनाई होगी। बाकी तो थोड़ी बहुत मैनेज हो सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन स्कूल में अध्यापक ही नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, अध्यापक ही नहीं है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यालयों के विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए। 32 क्या कह रहा है भाई, 32 नंबर मिलने वाले पसंद नहीं है क्या, क्या नहीं है। नमस्कार जी मनोज, नमस्कार भाई। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यालयों के विकास हेतु क्या कदम उठाने चाहिए, कर्मचारियों का विकास किया जाना चाहिए, अच्छा, बच्चों व अभिभावकों को वरीयता देनी चाहिए, अच्छा, अच्छे प्राचार्य व शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए, और 4 नंबर ऑप्शन क्या है, भवन व वातावरण को सुंदर बनाया जाना चाहिए। तो आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 नंबर होगा, अच्छे प्राचार्य व अच्छे शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए। यानी कि सबसे पहले बिल्डिंग भी एडजस्ट हो जाती है, विद्यालय की प्रांगण वगैरह भी एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन एक विद्यालय में अगर अच्छे टीचर नहीं है, अच्छा प्राचार्य नहीं है, आचार्य नहीं है, तो उस स्थिति में विद्यालय को काफ़ी कठिनाई देखने को मिल सकती है। यानी कि मान लीजिए अनुशासनहीन जो स्टाफ है आपके विद्यालय का, तो उस स्थिति में जो बच्चे होंगे वो भी अनुशासनहीन होंगे। मान लीजिए कि उनको बहुत कम ज्ञान है, ज्ञान तो होता है लेकिन वो पढ़ाने में रुचि नहीं रखते, इंटरेस्ट नहीं रखते, आपके विद्यालय का स्टाफ है वो पढ़ाने में रुचि नहीं रखता, तो उस स्थिति में विद्यालय का जो विद्यालय के विद्यार्थी हैं वो सही रूप से एक जो अच्छे विद्यार्थी नहीं कहलाएंगे, उनके शिक्षा का अभाव रहेगा, उनके एक अच्छे चरित्र निर्माण का अभाव रहेगा। तो उस स्थिति में यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट है विद्यालय में अच्छे प्राचार्य व अच्छे शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए, उसके बाद बिल्डिंग वगैरह आती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक 3 वर्ष के बालक के लिए निम्न में से दंड पर्याप्त होगा। एक 3 वर्ष को बालक है, एक 3 वर्ष का टाबर है, बच्चा है छोटा सा 3 वर्ष का, तो उसके लिए दंड आवश्यक है। कौन सा दंड दे, तो वो आवश्यक है 1 नंबर, उसे दंड का भय प्रदान करना, अच्छा, यानी कि दंड का भय, यानी कि तुम्हें दंड देंगे, तुम्हें मारेंगे कूटेंगे, ये भय है। 2 नंबर क्या है, उसे माता पिता का भय दिखाना,
अच्छा, 3 नंबर क्या है, उसे माता की अपेक्षा का भय दिखाना। और 4 नंबर क्या है, शारीरिक कष्ट पहुंचाने की संभावना व्यक्त करना। अब आप बताइए पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ बता दूं, आईपीएस ऑफिसर आसाराम श्रेणी। अच्छा भाई, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ बता दूं, अपना रोहित पाठशाला यूट्यूब चैनल है, सॉरी रोहित पाठशाला यूट्यूब चैनल तो है ही, उसके अलावा रोहित पाठशाला टेलीग्राम चैनल है। यूट्यूब चैनल पे तो आप क्लास देख रहे हो, इसी नाम से, जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है रोहित पाठशाला, इसी नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करना रोहित पाठशाला, वहां पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और सोमवार से आपके लिए रोहित सर की रीजनिंग की क्लास भी शुरू करेंगे शाम को। तो डेली अब बीएसटीसी की युद्ध स्तर पर अपने यूट्यूब चैनल पे तैयारी होगी, तो आप भी तैयार हो जाइए। इसका क्या राइट आंसर होगा? यानी कि एक 3 साल का बच्चा है, थैंक्स आईपीएस, थैंक्स। पूजा बिश्नोई सी, ईश्वरलाल सी, विनीता सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ललित कुमार ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? मान लीजिए 3 साल का एक बच्चा है, 3 साल का एक बच्चा है, उसे भय दिखाना है, उसे दंड पर्याप्त होगा या भय दिखाना है, दंड पर्याप्त होगा। क्या दंड पर्याप्त होगा? मान लीजिए 3 साल के बच्चे को आप सजा देना चाहते हो, तो उसके लिए दंड प्राप्त होगा, क्या होगा? यानी कि 3 साल का बच्चा है, उसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है, अभी वो चलना सीखा है, बोलना सीखा है, थोड़ा बहुत सोचना सीखा है, यानी कि बुद्धि बहुत ही सीमित है उसकी। उस स्थिति में उसे मारेंगे? 3 साल के बच्चे को क्या ही मारेंगे, उसे दंड का भय दिखाएंगे, आंख दिखाएंगे, डराएंगे, वो भी गलत है। उसे पिता का भय दिखाएंगे, पिता का भय भी, अगर पिता का भय दिखाएंगे तो भी बच्चा कहीं ना कहीं नहीं डरेगा, क्योंकि उसकी जो मासूमियत है बहुत ही अभी प्यारी मासूमियत है, और उसकी जो बुद्धि है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, उसे माता की उपेक्षा का भय दिखाएंगे। अब मान लीजिए किसी बच्चे को उसकी माता से अलग कर दे, उसकी माता से अलग कर दे, तो बच्चे को उस स्थिति में क्या हालत होगी? मान लीजिए 3 साल का बच्चा है, माता के बिना रोएगा, बिलखेगा, क्योंकि सबसे प्यारी उसे उसकी माई लगती है 3 साल के बच्चे को। क्लियर? सोनू सिक्कर है जी, रामाराम बेनीवाल जी। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। विनीता जी, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो भाई कितने बालक जुड़े हैं? आगे बढ़ते हैं। ये देखो दोस्तों, आपके लिए अपनी पढ़ाई जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पे कोर्स चल रहा है बीएसटीसी का। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो इसे नामात्र की प्राइस पर बीएसटीसी का कोर्स परचेज कर सकते हो। 12 महीने इसकी वैलिडिटी है, यानी कि अगर आप लो आज की तारीख में आप कोर्स लो तो आगे 12 महीने तक आप तैयारी कर सकते हो। मान लीजिए आप अभी लेते हो और अभी आपने सिलेक्शन पा लिया, इस कोर्स को पढ़ के सिलेक्शन पा लिया, उसके बाद मान लीजिए कल आपके भाई बहन तैयारी करेंगे, अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो कल आपके भाई बहन तैयारी करेंगे, तो ये कोर्स उनके भी काम आ जाएगा। यानी कि 12 महीने बहुत एक लंबा टाइम होता है, और अच्छे अच्छे टीचर है, शिक्षण अभिरुचि मैंने करवा रखी है, बाकी राजस्थान जी के रोहित सर ने करवा रखा है, रीजनिंग वगैरह रोहित सर ने करवा रखी है, हिंदी वगैरह के अच्छे टीचर है, तो एक बढ़िया फैकल्टी से और यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। तो आप अगर इच्छुक हो तो लेना चाहते हो तो इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। आप आप प्ले स्टोर पे सर्च करना अपनी पढ़ाई। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो ये नंबर दे रखे हैं। नंबर कौन से हैं? 75 68 71 67 68। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको गाइडेंस भी मिलेगी और इससे संबंधित आपको जानकारी भी मिल जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षक का निजी जीवन होना चाहिए। विनीता बीएसटीसी के लिए क्रेजी XYZ। राम राम जी, राम राम भाई। विक्के मुझे नोट्स चाहिए। नोट्स चाहिए तो भाई अपनी पढ़ाई एप्लीकेशन पे जाओ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं। क्लियर? राम राम जी। तो चले आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन?
एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? 1 नंबर, पद की गरिमा के अनुसार होना चाहिए। उसके अलावा स्कूल के मानकों के अनुरूप होना चाहिए। 3 नंबर, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता या फर्क नहीं पड़ता। 4 नंबर, गंभीर और दिखावपन युक्त होना चाहिए, दिखावे वाला होना चाहिए। तो आपके अनुसार इसका क्या हो सकता है? मान लीजिए कोई टीचर है, टीचर, आप मेरा ही उदाहरण मान लीजिए, मैं अभी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और कुछ बच्चे मुझसे पढ़ भी रहे हैं। तो मेरा जो निजी जीवन है, निजी जीवन यानी कि इस कैमरे से बाहर का, इस क्लास से बाहर का मेरा निजी जीवन कैसा होना चाहिए? तो आप एक बार कमेंट करके बताइए अपनी राय। नानक परिहार बी, पूजा बिश्नोई ए। एक कमेंट आ रहा है भाई, कलम भाई को कमेंट आ रहा है, भूपेंद्र। सर लास्ट में आरएससी कोर्स के बारे में बता देना, सर लास्ट में आरएससी कोर्स के बारे में बता देना। तो भाई भूपेंद्र, ये अपने नंबर है, इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लो। कौन से नंबर है? ये नंबर 75 68 71 67 68 है, ये नंबर अपने इन पे कांटेक्ट कर लो। अगर आप प्ले स्टोर से जो आपने पढ़ाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हो तो उसमें भी मिल जाएगा आरएससी का वगैरह का कोर्स। आरएससी एक अच्छी वैकेंसी है। जिस भाई बहन का सीईटी क्लियर नहीं हो रहा या फिर सीईटी का एग्जाम अच्छा नहीं गया, किसी कारण अच्छा नहीं गया होगा, ये नहीं कि इससे ये तय नहीं होता कि आप होशियार हो, कमजोर हो पढ़ाई में, इससे ये तय नहीं, कतई नहीं होता। एक पेपर अगर आपका खराब गया है तो आप ये नहीं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप पढ़ाई में होशियार हो, कमजोर हो। तो आरएससी आरआईएसएफ ये आपके लिए काफी अच्छे ऑप्शन है। एक दिल्ली पुलिस का भी काफी अच्छा ऑप्शन है। एक कमेंट आ रहा है भाई का, क्या आ रहा है? श्याम बिश्नोई, नंबर तो बढ़िया है, बढ़िया ही है भाई, नंबर बढ़िया है। तो अपडेट इन एजुकेशन सिस्टम वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई सिस्टम वाला? कृष्ण सिंह, सर आरएससी के फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो आरएससी के फॉर्म भाई जल्दी अपने को देखने को मिलेंगे, लगभग 1 महीने के अंदर अपने को आरएससी के जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ तक अपने जो अंदाजा लगा सकते हैं। बीएसटीसी में कितने में सिलेक्शन हो जाता है? तो बीएसटीसी में सिलेक्शन तो अलग चीज़ है, लेकिन आप अगर मेरे हिसाब से अगर आप फीमेल हो तो 120 का टारगेट रखो और आप मेल हो तो 450 का टारगेट रखो। अगर आप इतने नंबर कवर कर देते हो, इतने नंबर ले आते हो, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी कि एक तो मान लीजिए कि आप गंगानगर से हो और आपको बांसवाड़ा कॉलेज मिल जाए, तो आप एडजस्ट कहाँ से कैसे कर पाओगे? अगर मान लीजिए आप गंगानगर से ही हो और आपको जो घर के नज़दीक है जो बीएसटीसी कॉलेज वही कॉलेज मिल जाए, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। आपका निजी जीवन कैसा होना चाहिए? मान लीजिए आप एक शिक्षक हो और आपका निजी जीवन कैसा होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 1, पद की गरिमा के अनुसार होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर कोई भी टीचर है तो टीचर है तो वो एक अध्यापक है, तो वो एक पद पे है और अध्यापक पद की एक गरिमा है। हमारे समाज में अध्यापक नाम का ही एक लेवल ट्रेंड सेट है, यानी कि अध्यापक नाम सुनते ही दिल से मन से इज्जत आती है। यानी कि जो शिक्षा देता है, जो पढ़ाता है, जो ज्ञान देता है, तो उसकी समाज में अलग ही इज्जत होती है। माठ साहब आप मान लीजिए कि आप अपने पापा जी दादाजी से भी पूछ लीजिए कि माठ साहब कैसे होते हैं। माठ साहब भाई अच्छे आदमी होते हैं, अच्छा मिनक हुआ है, अच्छा मानस हुआ है। तो माठ साहब यानी कि वो ज्ञान का काम करते हैं, ज्ञान देने का काम करते हैं। और इतिहास का एक असूल रहा है कि न तो पैसे की पूजा होती है, न पावर की, ज्ञान की पूजा होती है। शताब्दी पे वो ही राज करता है जिसके हाथ में कलम है। समझ में आ गया होगा? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आप एक प्रभावी शिक्षक के लिए ये आवश्यक नहीं मानते। मान लीजिए एक प्रभावी शिक्षक है, उसके लिए निम्न फैक्ट में से कौन सा आवश्यक नहीं मानते? वह विषय को रोचक बनाता हो,
2 नंबर है वह उत्तम वक्ता हो। 3 नंबर है वह केवल दंड देने वाला हो। 4 नंबर है वह सृजनशील हो। यानी कि एक प्रभावी टीचर है उसमें कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए? तो एक प्रभावी टीचर है उसमें मान लीजिए इन चारों में से कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए? तो प्रभावी टीचर उसमें क्या क्या होना चाहिए? पहले वो एक अच्छा वक्ता हो, उसके पास ज्ञान का भंडार हो, वो समाज की दुनिया की जो बातें हैं जो करंट है उससे अवगत हो, और उसे जो जिस समाज में पढ़ा रहा है उस समाज का नॉलेज हो। इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? तो वह केवल दंड देने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दंड देने वाला नहीं होना चाहिए। तो वह केवल दंड देने वाला नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई टीचर है उसे कुछ आता वगैरह नहीं है तो उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि बच्चा जैसे ही बोला या तो उसे क्लास से बाहर निकाल दो, या उसकी बोलती बंद करा दो, क्लास में बेइज्जती कर दो, जिससे बच्चे का मनोबल गिर जाएगा, या उसे सजा दे दो, थोड़ा बहुत पीट लो। ये कब होता है? तब उस शिक्षक में ज्ञान का अभाव होता है, ज्ञान की कमी होती है। क्लियर? किंग कॉमेडी सी है भाई, किंग कॉमेडी। रतनलाल मीणा 3 भाई। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दया है भाई। सर आपका नाम बता दियो भाई। और प्रजापति सी, विनीता ओके ओके। आगे चला तो राजू राम राम सा राम राम। एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करोगे? मान लीजिए कल को आप बीएसटीसी का एग्जाम दो, 2 साल के आपकी बीएसटीसी का जो डेमो है वो पूरा हो जाए, डेमो नहीं सॉरी डिप्लोमा पूरा हो जाए। उसके बाद आपको जो रीट का एग्जाम है वो देने का अवसर मिलेगा, और रीट का एग्जाम देके आप प्रथम बार में सिलेक्शन पा जाते हो। क्लियर? तो आप क्या चुनना पसंद करोगे? यानी कि एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण यानी कि किस स्थान पर किस विद्यालय में पढ़ाना पसंद करोगे, ये एग्जामिनर पूछ रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की भाषा समझो, यानी कि जो एग्जामिनर है वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे। इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि आप कल को अध्यापक बन गए, रीट का पेपर देके, वो तो आप बनाएंगे, अध्यापक बन गए, उसके बाद आप किस विद्यालय में किस स्थान पर पढ़ाना पसंद करोगे? तो ये अपन ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अपने गांव के स्कूल में, यानी कि आप अपने गांव के स्कूल में पढ़ाना पसंद करोगे ताकि घर के पास ही ये घर है और उसके 10 कदम 20 कदम पर आपको विद्यालय मिल जाए। अच्छा, उसके अलावा अगला क्वेश्चन है अपने जनपद के उस स्कूल में जहां संपन्न परिवारों के बच्चे हो, यानी कि जनपद यानी कि आपके जिले में, आपके जिले के उस स्थान पर उस स्कूल पर जहां संपन्न यानी कि धनी वर्ग के यानी कि कुलीन वर्ग के बच्चे हो। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन क्या है? जहाँ के प्रधानाध्यापक आपके परिचित हो, जहाँ के जो विद्यालय उसके प्रधानाध्यापक है वो आपके परिचित हो। या चौथा किसी भी ऐसी पाठशाला में जहाँ पढ़ने का वातावरण हो, पढ़ने व पढ़ाने का वातावरण हो। तो आप इसमें से क्या चुनोगे? कल को मान लीजिए आप टीचर बन गए, पीएचडीसी का एग्जाम देके और उसके बाद रीट का एग्जाम देके आप टीचर बन गए, तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी? किस विद्यालय में पढ़ाना पसंद करोगे? आरिफ स्टडी चैनल डी, सोनू सिकर डी, पूनम कुमारी डी, पूजा विष्णोई डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 4 या डी, यानी कि आप उस पाठशाला में उस विद्यालय में पढ़ाना पसंद करोगी, या पढ़ाना पसंद करना भी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको प्रलोभन मिले कि आपके गांव में स्कूल मिल जाए या आपका परिचित हो, ये तो आपका निजी लोभ हो गया। लेकिन आपको एक विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में एक ड्यूटी होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि आप वहां पसंद करो जहां पर बच्चे अच्छे हो, वातावरण अच्छा हो। आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, पैसे नहीं होने चाहिए, प्राथमिकता यही होनी चाहिए। ये सूरज चौहान सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, धन्यवाद जी धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक संगठन का दायित्व है, शिक्षक संगठन मानी ग्रुप है, जो शिक्षकों का ग्रुप होता है, संगठन होता है, उसका क्या दायित्व होना चाहिए, क्या कर्तव्य है?
तेजू म्यूजिक स्टूडियो, नमस्कार नमस्कार जी, राम राम। मान लीजिए शिक्षक संगठन है, जो टीचरों का ग्रुप है, उसका क्या दायित्व होना चाहिए, तो अपन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, सरकार पर दबाव डालना। उसका क्या कार्य होना चाहिए, सरकार पर दबाव डालना। अगला, शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना। कम नहीं, ये काम है, काम करना, काम करना। अगला, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना। और चौथा क्या है, चौथा क्या है, शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना तथा उन्हें हल करना, तथा उन्हें हल करने का प्रयास करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मान लीजिए कि कोई शिक्षकों का समूह है या संगठन है, उसका कार्य क्या होना चाहिए, उसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, कि सरकार पर दबाव बनाए, यानी कि हमारा वेतन बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी ड्यूटी कम करो, या फिर सरकार पर दबाव बनाए, या फिर सरकार के बीच में और टीचरों के बीच में एक मध्यस्थता करे, या फिर हड़तालें व रैलियों का आयोजन करे, या फिर जो शिक्षक है, जो अध्यापक है, उनकी जो समस्या है, उन समस्याओं को आगे सरकार तक पहुंचाए, ताकि उनकी समस्याएं कम हो सके और वो बच्चों को अच्छा पढ़ा सके। तो आपके अनुसार इसका क्या होना चाहिए? ये सिर्फ कॉमन सेंस के ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आप थोड़ा सा दिमाग, अगर आप थोड़े से कॉमन सेंस लगाना जानते हो तो आप इसे आराम से कर सकते हो। हरिओम यादव न्यू स्टूडेंट, हरिओम यादव न्यू स्टूडेंट, आप ओल्ड हो गए हो भाई, न्यू थोड़ी सी देर पहले थे। पूनम कुमारी डी, अच्छा, रतनलाल मीणा डी। चलो इसका बताते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने लगभग राइट आंसर दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, 4 नंबर। यानी कि जो शिक्षा संगठन है, टीचरों के ग्रुप है, उनका दायित्व क्या होना चाहिए, जो टीचरों की मांगे हैं, टीचरों की समस्याएं हैं, वो आगे सरकार तक पहुंचाएं, ताकि टीचरों की समस्या हल होगी तो टीचर एक खुले दिमाग से, शिक्षक एक खुले दिमाग से, एक हल्के दिमाग से और बच्चों को ज्ञान दे सकेंगे, एजुकेट कर सकेंगे। क्लियर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपके घर वालों को आपका शिक्षक बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे? मान लीजिए आपके घर वाले, आपको शिक्षक बनना पसंद है, आपको शिक्षक बनना पसंद है, आपको शिक्षक बनना पसंद है, लेकिन आपके घर वालों को शिक्षक बनना आपका पसंद नहीं है, यानी कि आप टीचर बनना चाहते हो। वेरी इजी सर जी, अच्छा, आप टीचर बनना चाहते हो लेकिन आपके घर वालों को पसंद नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? नंबर एक, उनकी इच्छाओं के अनुसार कुछ कोई दूसरा व्यवसाय चूज कर लेंगे, पसंद कर लेंगे, सुन लेंगे। या नंबर दो, शिक्षण कार्य के पक्ष में दलील देंगे। नंबर तीन, शिक्षक बनने का विचार छोड़ देंगे। नंबर चार, घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मान लीजिए आपके घर वालों को आपका पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं है, और आपको पसंद है, जो अध्यापन का ये आपको काफी अच्छा लगता है, पसंद है, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? या तो आप वो व्यवसाय छोड़ के, जय वीर तेजा जी, जय वीर तेजा जी भाई, जय तेजा जी, जय बाबू जी, जय गोगा जी। आप मान लीजिए टीचर हैं और आपको पढ़ाना पसंद है, लेकिन ये आपके घर वालों को पसंद नहीं है, तो उस स्थिति में आप दूसरा कार्य चूज कर लोगे, या फिर शिक्षक बनने का विचार छोड़ दोगे, या फिर घर वालों की परवाह नहीं करोगे, या फिर घर वालों को जो अध्यापन कार्य है, जो शिक्षक का कार्य है पढ़ाने वाला, उसके पक्ष में दलीलें, अपने पॉइंट रखने चाहिए, अपने फैक्ट रखने चाहिए। तो आप क्या करोगे उस स्थिति में? एक भाई का कमेंट आ रहा है सर, इसमें 123 वाला, 123 नंबर वाला क्या है भाई? MV आकाश, क्या है 123 नंबर वाला भाई? टीटी में 123 बने रहे हैं क्या आपके?
भाई कॉपी पेस्ट करने की जगह आप आंसर का जवाब दीजिए। सीटी में 123 बन रही है क्या? तो राइट, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ललित कुमार बी, न्यूज 30, एक्सप्रेस टीवी बी, लगभग का क्या रहा है? बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी या 2 नंबर। मान लीजिए आप शिक्षक बनना चाहते हो और आपकी निजी राय है, लेकिन आपके घर वालों को यह पसंद नहीं है, तो उस स्थिति में आप कहेंगे कि जो शिक्षा का व्यवसाय है, शिक्षक का फील्ड है, शिक्षा का फील्ड है, उसमें हमें निरंतर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। निरंतर अपन समाज का आईना बदलते रहते हैं, समाज की जो समाज सुधार करते रहते हैं या समाज की कुरीतियों को कटाक्ष करते हैं, उनका विरोध करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। निरंतर अपन कुछ ना कुछ बच्चों को नया सिखा सकते हैं, समाज को कुछ ना कुछ नया सिखा सकते हैं। और जो ये शिक्षा का फील्ड है उसमें भाई इज्जत भी बहुत है। यानी आप अपने गांव में देख लेना, जो माठ साहब होता है ना, उसकी सबसे अलग इज्जत होती है। विवाह में जो बान बात लिखते हैं तो वो और कोई नहीं लिखता, माठ साहब ही लिखते हैं। यानी माठ साहब पे भरोसा बहुत करते हैं, इज्जत बहुत करते हैं हमारे समाज के लोग। क्लियर? तो शिक्षक जो शिक्षण क्षेत्र है या शिक्षण कार्य है, उसके पक्ष में आप दलील दोगे कि ये बहुत अच्छा फील्ड है। जय श्री ओम बनासा, थग लाइफ 700 तंत्र। जय श्री ओम बनासा, सर सीटी एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, लिंक भेजो। अच्छा लिख भेजो कह रहा है भाई, लिंक भेजो या लिख भेजो, क्या कह रहे हैं? तो सीटी के जो अपने स्कोर कार्ड है वो जारी हो चुका है। सर आप क्लास रोज लेना। रोहित शर्मा जी थे, इतना बड़ा क्रिकेटर हो और थारी बात नहीं माना तो कहेंगे बात माना। क्लास डेली आएगी अपनी। किंग काका काले जी लिबास दी सुखी कुड़ी। सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ क्या? सीआरपीएफ की भर्ती की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? एक भाई ये एमवी निरंतर कमेंट करा, अशिक्षण अभिरुचि 1 2 3। अच्छा 1 2 3 वाला क्या? अभी जो पीछे एग्जाम हुआ था, यानी कि पहले क्या सिस्टम था शिक्षण अभिरुचि में? पहले क्या था सिस्टम, अभी बता दूं। पहले क्या कैसे होता था क्वेश्चन? मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता था, कोई भी क्वेश्चन होता था, क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 कमेंट होते, 4 ऑप्शन होते, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा होता था। पहले क्या होता था, कोई क्वेश्चन होता था और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होते थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके लिए ये होता था एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ये होता था कि सबसे जो राइट आंसर है, सबसे राइट आंसर है उसके लिए, कोई भी मान लीजिए सबसे राइट आंसर है, उसके लिए 3 नंबर दिए जाते थे। उसके लिए कितने नंबर दिए जाते थे? 3 नंबर। फिर जो थोड़ा थोड़ा ठीक राइट आंसर है उसके लिए 2, और फिर थोड़ा सा ठीक है उसके लिए 1 नंबर दिया जाता था, और जो बिल्कुल गलत है उसके लिए 0 नंबर दिया जाता था। लेकिन जो अभी पीछे परीक्षा हुई थी बीएसटीसी की 2022 वाली, 2022 का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या कर दिया कि राइट के लिए तो आपको मिलेंगे, आपको 3 नंबर और गलत के लिए 0 नंबर मिलेंगे। ये सिस्टम है, ये सिस्टम सारा हटा दिया। क्लियर हो गया? अब जो राइट आंसर है उसका तो 1 नंबर उसका तो 3 नंबर मिलेगा, और जो गलत है उसका 0 नंबर मिलेगा। क्लियर? गलत 3 गलत होंगे, इसमें 1 सही होगा, सही के लिए 3 नंबर मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का। उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा। पर्सन आ सकते हैं, क्या पूछ रहे हो भाई? सर इन पर्सन में से बीएसटीसी में कितने पर्सन आ सकते हैं? तो भाई मैंने तो खुद की तरफ से तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के लाया हूँ, पीछे के एग्जामों में से आए हुए क्वेश्चन छांट के लाया हूँ। बाकी दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो खुद की मेहनत पे यही कहूँगा कि लगभग आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर इस प्रकार के, अगर मान लीजिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिले तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होके ये सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे,
क्वेश्चन यही रहेंगे, लगभग क्वेश्चन यही रहेंगे, लेकिन आप थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे या ऑप्शन चेंज कर देंगे या परिस्थिति चेंज कर देंगे, उसके आधार पर आपको क्या देना है, आंसर देना है। तो दोस्तों अपन अभी से लेके जो बीएसटीसी का एग्जाम होगा तब तक अपन इसकी तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और डेली अपन क्वेश्चन करेंगे। तो आपकी एक कॉमन सेंस बिल्ड कर दूंगा ताकि आप क्वेश्चन वहां पर कैसे कर सको, क्वेश्चन कर सको उस टाइप से। यानी कि अगर आप डेली क्वेश्चन देखोगे और आपने कहीं से भी नहीं पढ़ी है बीएसटीसी, तो मैं ये तो गारंटी ले सकता हूँ कि आप 150 में से 130 प्लस 30 प्लस स्कोर कर सकते हो। 150 में से 130 प्लस स्कोर कर सकते हो। सर मुझे आपसे बात करनी है, हरिओम यादव। हाँ क्या बात करनी है भाई, हरिओम यादव। भूपेंद्र कुमार, सर यही आरएसी में आएगा क्या? तो भूपेंद्र जी मैं आपको बता दूं, ये जो शिक्षण अभिरुचि है ये केवल बीएसटीसी के एग्जाम में है, आरएसी की एग्जाम में नहीं है। हरिओम यादव, मिलना क्या कोई जाओ दो सर। अच्छा मिलेगा क्या कोई जाओ दो सर, क्या कह रहे हो भाई, क्या बात करनी है? रोहित शर्मा, कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें से तो भाई देखते हैं। मैं तो यही आपको बता रहा हूं कि ये आपकी एक कॉमन सेंस बिल्ड हो जाएगी, अच्छी कॉमन सेंस बन जाएगी। और लगभग आप अगर डेली क्लास लेते हो, लास्ट तक क्लास लेते हो, तो आपने अगर बीएसटीसी नहीं पढ़ी पीछे और आज से पढ़ रहे हो तो आप 150 में से 130 स्कोर कर सकते हो अगर आपकी कॉमन सेंस अच्छी है तो। चलिए ठग लाइफ है, जय श्री ओम बना। बातें काफी हो गई, आगे बढ़ते हैं। बीएसटीसी की कितनी कट ऑफ होगी सर? कल वाले वीडियो में जाके देख लो कल मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो देख लो आप, उसमें मैंने आपको क्लियर कर रखा है। राधे 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 भाई। आगे अब थोड़ी सी बातें कम कर लेते हैं और थोड़ा पढ़ाने पे ध्यान देते हैं। एक शिक्षक को अन्य दायित्व इसलिए लेने चाहिए क्योंकि नंबर 1, इससे शिक्षार्थियों में लोकप्रियता बनते हैं, यानी लोकप्रिय बनते या लोकप्रियता बनती है। अगला 2 नंबर क्या है, इससे प्रशासन को सहयोग मिलता है। 3 नंबर क्या है, इससे नए अनुभव प्राप्त होते हैं। 4 नंबर क्या है, इससे प्राचार्य खुश होता है। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हो, क्लियर, आप शिक्षक को पढ़ा रहे हो और शिक्षक के अलावा आपको कुछ अन्य दायित्व दिए जाते हैं। शिक्षक पद पर रहते हुए पढ़ाने के अलावा अन्य दायित्व दिए जाते हैं। ये पानी पी लो गुरुजी। ना भाई, क्लास के बाद ही पियेंगे पानी। अन्य दायित्व, मान लीजिए अन्य दायित्व कैसे, आप एक विद्यालय में पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के अलावा आपको कुछ अन्य दायित्व दिए जाते हैं। जैसे आप अपने गांव का सरकारी स्कूल याद करो, अपने गांव का विद्यालय याद करो, उसमें पढ़ाने के अलावा शिक्षक को क्या और अन्य दायित्व दिए जाते थे? आप एक बार कमेंट करके बताओ, अन्य दायित्व क्या दिए जाते थे? इसी कर रहे हैं, दायित्व पूछ रहा हूं भाई, दायित्व जैसे कि पढ़ाने के अलावा और शिक्षक को खेल कार्य दिया जाता था, यानी कि जो बच्चों को खिलाने का कार्य है, कई स्थानों पे अन्य जगह ले जाने का कार्य, ये बेसिकली होता तो पीटीआई का काम है, लेकिन कुछ विद्यालयों में पीटीआई नहीं होते तो वो दायित्व शिक्षक को ही दिया जाता है। या फिर बच्चों के माध्यम से पेड़ पौधे, फाइनली भिलवाड़ा भाई, फाइनली सॉरी, मान लीजिए बच्चों के माध्यम से पेड़ पौधे लगवाते थे शिक्षक, यानी कि शनिवार को रखते थे या किसी वार को रख देते थे और 2 घंटे क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। ये शिक्षा से थोड़ा सा अलग कार्य है, अलग दायित्व है। या फिर विद्यालय की सफाई करवाना, बच्चों के माध्यम से खुद साथ लग के, और विद्यालय की कैंप वगैरह चलाना, विद्यालय में जो सफाई कैंप होते हैं 7 दिन के 15 दिन के। या फिर बच्चों को टूर पे ले जाना, जैसे बाहर कहीं टूर पे ले जाना, पिकनिक वगैरह पे ले जाना, ये भी पढ़ाई के अलावा अन्य दायित्व, और ये भी जरूरी है पढ़ाई के साथ है। अगर बच्चे को आप पढ़ाते रहो तो उसका सामाजिक विकास नहीं होगा। उसके अलावा जैसे आपने वोटों में देखा होगा, वोटिंग वगैरह में शिक्षक की ड्यूटी लगती है, तो वो भी दायित्व किसका होता है, शिक्षक का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर होगा इससे नए अनुभव प्राप्त होंगे। नए तो अनुभव प्राप्त होंगे, जैसे शिक्षक बच्चों को खेल कूद के बारे में बताएगा तो उसे शिक्षक उसे पुलिस लाइन से हूँ, फाइनली भिलवाड़ा पुलिस लाइन से हूँ। हमको मिलते हैं तो भाई मान लीजिए बच्चे को पढ़ा रहा है शिक्षक या अन्य दायित्व उठा रहा है शिक्षक, पढ़ाने के अलावा अन्य दायित्व उठा रहा है, जैसे कि खेल वगैरह या वोटिंग वगैरह का अन्य कोई दायित्व शिक्षक उठा रहा है, तो उसे शिक्षक को भी उससे काफी सीखने को मिलेगा, यानी कि शिक्षक में नए नए अनुभव मिलेंगे इससे। क्लियर है? उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। पुलिस है। चलो शाम को मिलते हैं भाई। चंपाराम थ्योरी। चलो लाइव चैट 65 रह गई, आप थोड़ा जल्दी पटाओ। चलो आगे। ये समझाने वाला ज्यादा है दोस्तों, ये समझाने वाला ज्यादा है। इसमें पढ़ाने को तो मैं एक मान लीजिए 1 घंटे में और 100 क्वेश्चन करवा दूं, लेकिन उससे आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। ये थोड़ा सा समझाने वाला ज्यादा। इसमें समझ अगर आप एक बार समझ गए, आपकी कॉमन सेंस बन गई, उससे उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर? अन्य व्यवसायों की उपेक्षा शिक्षण कार्य महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है या उपयोगी है, क्योंकि मान लीजिए अन्य व्यवसाय हैं, अन्य फील्ड है, पुलिस हो गया या फिर आर्मी हो गया या फिर पटवार वगैरह या अन्य कोई प्राइवेट सेक्टर, उनकी उपेक्षा में और जो शिक्षा व्यवसाय है उनकी अपेक्षा में शिक्षा व्यवसाय है वो महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है, उपयोगी है। कैसे है ये अपन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इसमें ट्यूशन आदि के माध्यम से पैसे बहुत हैं, यानी कि बच्चों को या साथ में तो पढ़ाई और बच्चों को साथ में रीजनिंग कब से शुरू करोगे, तो रीजनिंग दोस्तों शाम से शुरू हो जाएगी, सोमवार शाम से रोहित सर खुद करवाएंगे। क्लियर? यानी कि बच्चों को ट्यूशन वगैरह करवा के और एक्स्ट्रा पैसे कमा सकती है महिला या शिक्षिका। उसके अलावा 2 नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, इसमें अवकाश बहुत है, यानी कि छुट्टियां बहुत मिलती है, संडे की छुट्टियां, कभी होली की छुट्टियां, कभी ग्रीष्मकाल की छुट्टियां, अवकाश बहुत है। उसके अलावा तीसरा क्या ऑप्शन कह रहा है, इसमें नारी को सम्मान भी मिलता है और उसके साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की संभावना भी बहुत कम रहती है। अच्छा, चौथा ऑप्शन क्या कहता है, इसमें काम बहुत कम घंटे करना पड़ता है। तो आपके अनुसार राइट आंसर कौन सा होगा? स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जयपुर, थैंक यू सर, थैंक यू भाई। प्रजापति सी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 नंबर या सी। सी कैसे होगा? मान लीजिए और व्यवसाय है और ये व्यवसाय है, इसमें नारी को सम्मान बहुत है। मान लीजिए शिक्षक का व्यवसाय है, शिक्षण का व्यवसाय है, या अध्यापक है, अध्यापिका है, तो समाज में शिक्षक की आपको पता ही है रेपुटेशन कितनी रहती है, इज्जत कितनी रहती है, इज्जत बहुत ज्यादा होती है शिक्षक या अध्यापक की। उसके अलावा जो महिलाओं को अपना समाज का ऐसा ही माहौल है, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, वो इस फील्ड में बहुत कम है। यानी कि बाकी नौकरियों में बाहर जाना पड़ गया, 5 दिन बाहर रहना पड़ गया, 10 दिन बाहर रहना पड़ गया, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक विद्यालय का सीमित प्रांगण होता है, या फिर रैलियां वगैरह अन्य भी करें तो गांव के या जहाँ पर भी ड्यूटी हो वहाँ के लोग और जानकार हो जाते हैं कि अपनी ये मैडम जी है या फिर अध्यापिका जी अपने विद्यालय की, तो उनकी एक उस फील्ड में इज्जत बहुत होती है महिलाओं वर्ग की। क्लियर? रोहित शर्मा जी सर, एसडीएम बनाओ, नरेश जाट एसडीएम बनाओ। तो एसडीएम भैया आरएस की वैकेंसी आ रही है 905 पदां पे, 905 पदां पे, तो बैठे जाओ भाई, आ क्लास ना देखो। टिंकू बिल जी भाई, आगे चला। अगला है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका बनने के उपरांत किसी प्रतिष्ठित समाज में सम्मिलित होने के अवसर पर आप, मान लीजिए आप शिक्षिता बन गई या अध्यापिका बन गई, तो आप किसी प्रतिष्ठित समाज में महिलाओं को बनाओ एसडीएम, तो महिलाएं भैया आप बन जाएगी। बनाने से कौन बनता है? खुद में अगर तरफ हो और खुद में उस फील्ड के प्रति
जिज्ञासा हो तो बनेगी, ऐसे कौन बनता है। अच्छा अच्छा, एसडीएम उस यूपी वाले के बारे में। चलो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षिका बनने के उपरांत या अध्यापिका बनने के उपरांत आप किसी प्रतिष्ठित समाज का हिस्सा बनो या सम्मिलित हो, तो ऑप्शन में देखते हैं क्या होगा। वहां से हट जाएंगी या यानी कि उस समाज से हट जाएंगे। अगला क्या होगा, यह बताने में संकोच करेंगे कि आप शिक्षिका है या अध्यापिका है। अगला क्या होगा, आपको यह बताने में गर्व होना चाहिए कि आप शिक्षिका या अध्यापिका है। चौथा, यह कहना चाहेंगे कि आप प्रशासनिक सेवा में हैं, यानी कि एसडीएम हैं। क्या बताएंगे आप, यानी कि एक तो टीचर हैं, आप टीचर हैं तो आप अपना टीचर का जो पद है वो छुपाएंगी, या आप कोई उससे बड़ा कोई एसडीएम वाला पद बताएंगी, या आपको शर्म महसूस होगी आपको खुद को अध्यापिका बताते हुए। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में शर्म नहीं होनी चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि मैं अध्यापिका हूँ। क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि मैं अध्यापिका हूँ और मैं समाज बदलने के कार्य पे चल रही हूँ, बच्चों को शिक्षित कर रही हूँ, शिक्षा के माध्यम से समाज को बदल रही हूँ। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में शिक्षकों को समय पर आना चाहिए। इससे क्या होगा, मान लीजिए विद्यालय में शिक्षकों को या टीचर्स को टाइम पे आना चाहिए। इससे क्या होगा, नंबर 1, विद्यालय में अनुशासन कायम हो सकेगा। अच्छा, नंबर 2 क्या है, विद्यालय में सभी कार्यक्रम समय पे हो सकेंगे या होंगे। 3 नंबर क्या है, विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास हो सकता है। और 4 नंबर उपयुक्त सभी। हम मान लीजिए सर प्लीज रोहित सर की रीजनिंग की क्लास लगाओ, तो दोस्तों सोमवार, कब, सोमवार शाम आप तैयार रहना, रोहित सर की क्लास रीजनिंग के लिए लग जाएगी। रीजनिंग की आप टेंशन मत लो, शिक्षण अभिरुचि की आप टेंशन मत लो। शिक्षण अभिरुचि की डेली 9 बजे, डेली 9 AM। क्लियर। यानी कि आप विद्यालय पर सही टाइम पे जाते हो तो उससे क्या होगा, उससे विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके अलावा विद्यालय के कार्यक्रम सारे सही टाइम पे होंगे। अब मान लीजिए आप स्कूल का टाइम है, मान लीजिए 7 बजे, सुबह का 7 AM, और आप 9 बजे जाते हो स्कूल में, 9 बजे जाते हो, सारे टीचर 9 बजे जाते हैं, तो उससे क्या होगा, प्रार्थना वगैरह सही टाइम पे नहीं होगी, बच्चों की पढ़ाई सही टाइम पे नहीं होगी, तो मिड डे मील की प्रक्रिया है, दोपहर का खाना खिलाने वाली प्रक्रिया है, वो टाइम पे नहीं होगी, उससे अनुशासन भी नहीं रहेगा बच्चों में। यानी कि पहले टीचर को खुद को स्वयं को अनुशासित होना पड़ेगा, समय पर जाना पड़ेगा, और उससे ही टीचर को देख के बच्चे प्रेरित होंगे और बच्चे अनुशासित होंगे, स्कूल की जो सारी प्रक्रिया है वो समय पर हो पाएगी। क्लियर। इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है। नंबर 1, बहुत से शिक्षक भी, अच्छा शिक्षण कार्य पूछा है, शिक्षण कार्य बहुत से शिक्षक भी नहीं कर सकते। यानी कि जो शिक्षण कार्य है, पढ़ाई का काम है, वो कौन नहीं कर सकता, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर सकते। 2 नंबर क्या है, हर व्यक्ति कर सकता है। 3 नंबर, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, यानी कि पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति हो वो शिक्षण कार्य कर सकता है। या 4 नंबर, हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है, हर व्यक्ति के वश में नहीं है, हर व्यक्ति क्या नहीं है, वश में नहीं है। मान लीजिए ये पढ़ाने की कला है या शिक्षण कार्य है, पढ़ाने का कार्य। वेरी नाइस क्लास, थैंक यू जी। पढ़ाने की कब से होगी स्टार्ट, सर जी क्लास कब से स्टार्ट होगी, सर मेरी 9 बजे होगी एवरीडे, 9 बजे सुबह, और रोहित सर की सोमवार से डेली शाम को क्लास शुरू होगी। क्लियर। मान लीजिए शिक्षण का कार्य है, पढ़ाने का कार्य है, पढ़ाने का कौशल है, तो वो हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है हर एक व्यक्ति के बस की बात शिक्षण कार्य, तो दोस्तों मान लीजिए कि शिक्षण कार्य है, उसमें पहले तो टीचर को पढ़ना पड़ता है, स्वयं को पढ़ना पड़ता है, स्वयं तो पढ़ लेंगे या पढ़ के टीचर बने हैं, पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उसे पढ़ाना पड़ता है, उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है,
एक्सप्लेन भी कर लेंगे, लेकिन वो मेन इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में आना चाहिए। बच्चों को क्या आना चाहिए? समझ में आना चाहिए। अब मान लीजिए कि पढ़ लिया, अच्छा अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, ज्ञान भी बहुत अच्छा है, बहुत सी किताबें पढ़ी है, पढ़ा भी बहुत अपनी तरफ से अच्छा रहे हैं, अपनी तरफ से फुल प्रयास लगा रहे हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो ये कोई कला नहीं है। मान लीजिए उस टीचर में मेरे हिसाब से कोई कला नहीं है, कुछ पढ़ाने का उनके बस की बात नहीं है। बच्चों को समझ में आना चाहिए, मैंने बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं पढ़ा रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एक बार कमेंट करके बताइए। फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं जी। कमेंट नहीं आ रहे सूरज चौहान सी। चलो आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हैं। तो अपने क्वेश्चन तो सारे यहीं पर पूरे हो चुके हैं, शिक्षण अभिरुचि के, लेकिन दोस्तों इसके साथ थोड़ा पार्ट अपन हिंदी का भी पढ़ेंगे। आया है दिनेश कुमार, हार्दिक वर्मा, रोहित शर्मा, हाँ सर आ रहा है, लक्ष्मण बोस आ रहा है सर, थैंक यू भाई। और दिल्ली अपनी 9 बजे क्लास होगी, लेकिन क्लास अभी जोरदार समझ में आवे, थैंक यू भाई स्प्रिंग बोर्ड। सोनू शिखर आ रहा है ठीक। तो ये बात होगी नाइस क्लास सर जी रोहित शर्मा। अब अपन बात करेंगे हिंदी की, यानी कि थोड़ा सा अपन पार्ट एक स्लाइड हिंदी की करेंगे। हिंदी में जो संधि वगैरह है वो नहीं पढ़ाऊंगा, वो अपन लास्ट में देखेंगे। लेकिन हिंदी में जो अपन कुछ मुहावरे लोकोक्तियां हैं, या फिर वाक्यांश है, या फिर कुछ विलोम शब्द पर्यायवाची है, वो अपन डेली एक दो देखेंगे, ताकि अपने जैसी भी एग्जाम तक 50-60 क्लास होती है, तो आप एक दो करके आपको 100-150 प्रत्येक याद हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये एक स्लाइड है हिंदी के लिए, तो आप अगर लिखना चाहो तो बहुत बेस्ट है। मैं तो यही चाहूंगा कि आप ये लिखो, ताकि आप जिस दिन अपनी बीएसटीसी के एग्जाम से पहले अपन ये देखें, अपने ये पेज देखें, तो आपको बहुत सारा कंटेंट याद हो हिंदी का। चलो देखते हैं। ये पहले पोत है, पहले सबसे पहले मुहावरा, चादर देखकर पैर पसारना, साथ की साथ में लिखो मस्त। ओम प्रकाश गोस्वामी मस्त, थैंक यू गुसाई जी। चलो ये देखते हैं कुछ मुहावरे, और कॉपी किताब निकाल दो आप। मेरा नाम लो सर, गौरी शंकर युवा क्रांतिकारी गोलू वाला, ले लियो भाई राजा। चलो अब देखते हैं। मस्त है सर। चलो देखते हैं, अपन हिंदी का कुछ पोर्शन देखते हैं, कुछ पार्ट देखते हैं, एक स्लाइड हिंदी की देखते हैं, ताकि अपन डेली करें, थोड़ा थोड़ा करें, तो आपको याद हो जाए। क्लियर? उम्मीद आपने पेन कॉपी निकाल ली होगी, और आप लिखो मुहावरा, चादर देखिए पैर पसारना, यानी कि आय से अधिक व्यय करना। चादर से बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना, यानी कि चादर देखकर पैर पसारना यानी कि सीमित व्यय करना, और चादर से बाहर पैर करना यानी कि आपकी आमदनी तो 98 और खर्चा हो रुपया, यानी कि जितना आप कमा रहे हो, मान लीजिए महीने का आप 10,000 कमा रहे हो और आप 15,000 व्यय कर रहे हो, आपकी चादर की लिमिट है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये तक व्यय करो तो ठीक है, लेकिन आप व्यय कितना कर रहे हो? 15,000 रुपये कर रहे हो। डेली करवाना सर जी, डेली करवाऊंगा, टेंशन ना लो, धन्यवाद सर। लिखो साथ के साथ में, चादर से बाहर पैर पसारना यानी कि आय से अधिक व्यय करना। अगला क्या है? आंख का अंधा, लेकिन आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा यानी कि आप बावड़ो कह दें, बावड़ो हो तो गल्लो है, समय गल्लो है, बिल्कुल ही बावड़ो है, आंख को अंधो है, लेकिन गांठ का पूरा, गांठ को भी साथ चले पीछाड़ो है, तो इसका क्या अर्थ होता? मूर्ख। मूर्ख यानी कि आंख का तो अंधा है किंतु धनी है, गांठ का पक्का है, गांठ का पक्का है, गांठ का पूरा है, धनी है, पैसे वाला है। अगला वाक्यांश देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला कौन होता है? ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन है? तो जिज्ञासु बता दूं,
अपने कुछ स्टूडेंट जुड़े हैं, 60 के आसपास स्टूडेंट जुड़े हैं, अभी कम हो चुके हैं क्योंकि क्लास 1 घंटे से। हिंदी भी साथ में पढ़ा रहे हो क्या? हिंदी कुछ कुछ पार्ट हिंदी का पढ़ाएंगे अपन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम अपना पास में आए उस टाइम अपने जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, ये अपने अच्छे तैयार हो जाए। वाक्यांश है, ऐसा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूं मैं। अगर ये सफल हो, आप एक बार बता दो कि हिंदी साथ में कंटिन्यू रखनी है या केवल शिक्षण अभिरुचि चलने दूं। अपन थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे तो अपना कुछ घट तो नहीं जाएगा। और एग्जाम से पहले देखना आपकी हिंदी भी कितनी अच्छी तैयार हो जाएगी। जो मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, वाक्यांश है। आई एम हूँ, अच्छा रितु, अंजू, लव स्टोरी, ओहो आई एम हूँ, हाँ ठीक। तो अगला क्या है? ज्ञान प्राप्ति। हेलो, हाँ आप बताओ, वॉइस क्लियर आ रही है क्या? वॉइस क्लियर आ रही है क्या? अब बताओ, देखियो, वॉइस क्लियर आ रही है क्या? चलो, वॉइस क्लियर। नो साउंड, क्या हो गया सर? है, वॉइस क्लियर आ रही है? अब वॉइस आ रही है। अपनी ये क्लास पूरी हो चुकी है, यानी कि कुछ क्वेश्चन अपने शिक्षण अभिरुचि के देखे और कुछ क्वेश्चन अपने क्वेश्चन मान सकते हो या कुछ पार्ट देखा, जैसे में वाक्यांश था, लोकोक्ति थी, मुहावरे थे, विलोम शब्द थे, पर्यायवाची थे। ये कुछ अपन ने हिंदी के किए, तो उम्मीद है ये अपने साथ लिखे होंगे। ये हिंदी वाला पार्ट है और शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट आपने सीखा होगा, एक मन लगा के सीखा होगा अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा और कल टाइम नोट कर लीजिए, 9 AM, 9 AM दिल्ली, कल नहीं, दिल्ली 9 AM मेरी क्लास आएगी। और रोहित सर की सोमवार से याद रखना, सोमवार से रीजनिंग की क्लास शुरू हो जाएगी। तो आप टेंशन मत लेना, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी वगैरह ये सब अपन ही कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे। और जीके भी रोहित सर से करवाएंगे, जल्दी करवाएंगे। तो रोहित सर थोड़ा सा बिजी रहते हैं, जैसे उन्हें टाइम मिलता है तो वो आपकी जीके वगैरह की भी यूट्यूब पे क्लास लगा देंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए। बाकी ये पीडीएफ की बात रही तो ये अपने रोहित पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और बाकी अगर आप कोर्स परचेज करने के इच्छुक हो, तो आप कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों 12 महीने की वैलिडिटी है और नामात्र की फीस है। 12 महीने बहुत लंबा टाइम हो सकता है, आप भी पढ़ सकते हो और आपका कोई छोटा भाई बहन भी पढ़ सकता है। और नामात्र की फीस में उच्च शिक्षा देने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। बाकी मैं यही अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और कल 9 बजे मिलते हैं इसी टाइम, शिक्षण अभिरुचि और कुछ पार्ट हिंदी का लेके। राम राम, अलविदा लेता हूँ दोस्तों, थैंक यू।